नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू चैनल पे आप सबका वापस स्वागत है। आज हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर है हम थोड़ा सा सेंसिटिव इशू लेंगे विच इज़ ऑन द वुमेन सेफ्टी। जीएस 1 के अंदर भी फॉल होता है ये टॉपिक हमारा, और जीएस 2 के अंदर भी फॉल होता है, और ये हमारा एसे का टॉपिक भी बनता है। कहाँ पे किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है वो भी आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू भी है ये, आपको बहुत बार लगेगा ऐसे टॉपिक में कि आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाके बोले, बिल्कुल क्रिटिसाइज करना है सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को, लेकिन ऐसे आंसर्स के अंदर बहुत ही स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनानी पड़ती है कि आप बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट भी ना लगो। देखो, आप जो भी आपके जैसे भी व्यूज हैं दैट इज अ टोटल डिफरेंट केस। आपके बहुत रेडिकल व्यूज हो सकते हैं, आप बहुत गुस्से में हो, जो भी आपके व्यूज हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही बैलेंस्ड आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आप बहुत गुस्से में हो, अगर आप बहुत एंटी गवर्नमेंट वाले, या फिर आप लिखना चाहते हो कि किस तरीके से पूरे इंस्टीट्यूशन ने फेल कर दिया है, तो आप अगर कुछ भी लिखोगे तो उसे फैक्ट्स के साथ, रिपोर्ट के साथ कोट करके लिखोगे। अपने मन की अपनी भाषा के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लिखना है। देखो, ये एक एग्जाम है, दिस इज अ फॉर्मल एग्जाम, हियर यू हैव टू राइट द फॉर्मल आंसर। बाकी डिबेट करने के लिए हमारी चाय की टपरी बहुत है, हम चाय पे चर्चा बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर चाहे कोई कितना भी सेंसिटिव इशू आ जाए, यहाँ पे हमेशा आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आंसर लिखना है। अभी आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से सेंसिटिव टॉपिक्स पे बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आंसर लिखना है, कि वो आंसर ना तो बहुत ज़्यादा रेडिकल लगे और ना ही बहुत ज़्यादा लगे कि आप डिसेंसिटिव हो गए हो, ठीक है। ओके, मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं 2018 बैच की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, little_simple_बुद्धा। यूपीएससी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये अभी मैंने जीएस 1 से लिया है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। इंडियन सोसाइटी में क्या इश्यूज हैं, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, कैसे उनका सोल्यूशन करना है। सेम डिट्टो तरह का क्वेश्चन जीएस 2 के अंदर भी आ सकता है। जब ये क्वेश्चन जीएस 2 में आएगा तो हम यहाँ पे पॉलिसी की बात करेंगे, हम यहाँ पे लॉ की बात करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एज अ गवर्नमेंट की बात करेंगे। हम यहाँ पे जब ये क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी में से आता है तो हम उस पर ज़्यादा एम्फेसिस सोसाइटी में करेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, क्वेश्चन कौन से पेपर के अंदर आया है, उसी तरीके से हमारे नॉलेज को मोल्ड करके हमें उसमें आंसर लिखना है। बिना देखे, बिना क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, बिना उस पूरे क्वेश्चन को समझे, जो भी आता है सडनली लिखना स्टार्ट मत कर देना। दिस इज द प्रैक्टिस वी आर डूइंग हियर, कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसे पार्ट्स में डिवाइड करो, उसके कीवर्ड्स को कैच करो, उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो और फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। और ये पूरी प्रैक्टिस इतनी क्विक होनी चाहिए कि 30 to 40 सेकेंड के अंदर आप अपने दिमाग में फ्रेमवर्क बना लो कि ये आंसर मुझे इसमें लिखना है। ऑलराइट, क्वेश्चन है आज का, फ्रॉम कथुआ टू हाथरस, India has taken some steps, but there is a long way to go before women to feel secure and safe. And laws alone cannot address the problem of rape in India. Comment करना है इस पे। देखो, ये जब तक आप एग्जाम में लिखोगे कुछ होगा तो ये हाथरस से और भी ज़्यादा कुछ नई लोकेशंस आ जाएंगी जहाँ पे इस तरह के ब्रूटल केसेस हुए होंगे। तो लोकेशन पे ध्यान मत जाना, लोकेशन पे मत जाना। हम इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि अगर हम कोट करने बैठेंगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, पर एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये उस चीज़ में मत जाना कि यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे वैसा हुआ। स्पेसिफिक डिटेल्स में आपको कुछ भी नहीं जाना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन का फोकस क्या है कि देखो, इंडिया में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वुमेन अभी भी सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करती है, इवन दो देयर आर मेनी लॉज एंड गाइडलाइंस एंड देयर आर मेनी पॉलिसीज। पुलिस भी है वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर भी दे के रखे हैं, लेकिन फिर भी द वुमेन ऑफ इंडिया आर नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर। तो उसका क्या रीजन है, ठीक है। दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड, इस वन पार्ट के अंदर भी दो हैं कि सम स्टेप्स क्या लिए गए हैं और उन सम स्टेप्स में कहाँ पे वो फेल हो गए हैं, क्या उनकी फेलियर है कि वो अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो।
ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि लॉज अलोन कैन नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेप इन इंडिया। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने लॉ स्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट आप पनिशमेंट लेके आ गए, डेथ पेनल्टी लेके आ गए, तो क्या अलोन डेथ पेनल्टी लाने से, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज लेके आ जाने से क्या इंडिया में रेप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि क्या किस तरह के लॉज दे के रखे हैं जो इसको पनिशमेंट, इसको डेथ पेनल्टी के हिसाब से पनिशमेंट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर्स हैं, कौन से लॉज हैं। उसके साथ में ही आपको बताना है कि नहीं, सिर्फ लॉ लाने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, वी एज ए सोसाइटी हैव टू वर्क फॉर दिस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हम कंक्लूड करेंगे कि सिर्फ लॉ से कुछ नहीं होगा, every individual have to work to make the woman feel safer and secure in the country। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का डिवीजन है। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट में 2 पोर्शन हैं, सेकंड पार्ट में 2 पोर्शन हैं। अभी आप बोलोगे कि इसको 250 शब्दों में कैसे लिखेंगे। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, जब आप थोड़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये फ्रेमवर्क में आना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे मुझे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बना के आंसर देना है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बना के आंसर देना है। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो किसी भी तरह का। यहाँ पे अगर आपको कोई फैक्ट्स या फिर कोई कोट वगैरह पता है तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे, अगर कोई रीसेंट केस याद आ रहा है, कोई रीसेंट जजमेंट आपको याद आ रहा है, या कोई भी कहीं आपने एडिटोरियल में कुछ बढ़िया सी लाइन पढ़ी है, कोट पढ़ी है, तो उसको इंट्रोडक्शन में डाल दो यहाँ पे, तो एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा 2-3 लाइन का। उसके बाद बॉडी पे आ जाना, और जो ये पार्ट 1 और 2 और उसकी सब कैटेगरीज 1 और 2 हमने डिसाइड करी है, उसको हम धीरे धीरे आंसर करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो अभी इतने ज़्यादा जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ इसी तरीके आती है कि देर आर मेनी ब्रूटल रेप्स एंड मर्डर्स ऑफ द यंग वुमेन। ठीक है, तो सोसाइटी में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है गवर्नमेंट को लेके, बहुत गुस्सा है इंस्टीट्यूशन को लेके, बहुत गुस्सा है पुलिस को लेके, लॉज को लेके, मतलब वी हैव सो मच ऑफ रेज इनसाइड। ठीक है, क्योंकि हर दिन वो न्यूज़ पढ़ते हैं। the parents don't feel safer for the daughters even they don't feel safer to go outside। तो काफ़ी सारे जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स करे गए हैं ताकि हम इम्प्रूव करें। इसमें जो अप्रोच लेती है उसको विक्टिम को विक्टिमाइजेशन ना करा जाए, एक थोड़ी ह्यूमन अप्रोच ली जाए कि जिसके साथ रेप हुआ है इट इज़ नॉट दैट पर्सनस फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि रिफॉर्म्स लिए गए हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन दैट एट द लेवल ऑफ द पुलिस थाना द अदर फैक्टर्स डायरेक्ट द पुलिस एक्शंस। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। ये क्या बोल रहा है कि ले लिए गए हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट पुलिस थाने पे जाते हो ना, तो वहां पे कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो इतने सारे केसेस आए हैं द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, स्पेशली द सेक्सुअल क्राइम्स वगैरह, तो इन्होंने इंटरनेशनल न्यूज़ तक बनाई है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे हाई रेट ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ रेप हैं। आप अगर बाकी कंट्रीज़ की रिपोर्ट भी पढ़ोगे तब भी आपको लगेगा कि बाकी कंट्रीज़ में भी इतना ही इसी तरह का ब्रूटल रेप्स एंड मर्डर्स होते हैं यंग वुमेन के। द पॉइंट इज़ कि वी लिव इन दिस कंट्री एंड वी आर रीडिंग अवर न्यूज़पेपर, सो हमें वो चीज़ें बहुत हाईलाइटेड दिखती हैं। और हालांकि हाँ, दूसरी बात वो भी है कि जब हम पेट्रियार्की में और हमारा एक जब स्क्यूड सेक्स रेशियो है, जब व्हेन द नंबर ऑफ द वुमेन आर सो लेसर देन द मेन, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स बन जाती है। लोगों में एक पब्लिक एपैथी है कि जो वुमेन की सोशल इनसिक्योरिटी है ना, वो कभी इलेक्शन का इशू नहीं बनता है। पानी इलेक्शन का इशू बनता है, एग्रीकल्चर इलेक्शन का इशू बनता है, रोड्स इलेक्शन का इशू बनता है, लेकिन वुमेन को कैसे सेफ और सिक्योर फील कराना है वो इलेक्शन का इशू नहीं बनता है। इंडिया में 2016 की रिपोर्ट का स्टेट है ये कि 3.38 लाख क्राइम वुमेन के अगेंस्ट रिकॉर्ड करे गए थे, उसमें से 11.5% तो उसमें से रेप केसेस थे। और सिर्फ 4 में से 1 ही रेप केस एक ऐसा होता है जो कन्विक्शन में एंड अप होता है। एंड इट इज़ अ पेनफुली स्लो रोड टू जस्टिस। इट टेक्स ईयर्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी टू गेट जस्टिस इन इंडिया फॉर द रेप विक्टिम्स। वो ऑलरेडी मेंटली टॉर्चर्ड होते हैं, उसके बाद में प्रोसेस इतना स्लो और डिलेड हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा उनको टॉर्चर सम कर देता है। उसके बाद में अदर फैक्टर जो हम बोल रहे थे कि पुलिस थाने को कंट्रोल करते हैं, वो अदर फैक्टर्स ऊपर से और भी तड़का लगा देते हैं उसमें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट है जो 19 में आई थी, इन्होंने भी यही बोला कि 3.59 लाख क्रिमिनल केसेस वुमेन में रिपोर्ट हुए, जिसमें
6% राइज हुई है 2016 के अकॉर्डिंग में इस डेटा के अंदर। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केसेस इन द होल कंट्री रिकॉर्ड करे गए हैं, इतना यहाँ पे। और ये वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड में आते हैं, ओके वो केसेस तो रिकॉर्ड में आते ही, कुछ बहुत सारे तो अनसीन केसेस चले जाते हैं, ना तो कोई उनके लिए रिपोर्ट करता है, ना लोग इवन उसे कंसीडर करते हैं। सो दीज आर दोज केसेस जो रिपोर्ट में आते हैं। क्या रीज़न क्या है कि कंटिन्यूसली राइज हो रहा है? हम लोग इतने लॉज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी वुमेन एजुकेट हो रही है, वी आर गिविंग देम द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, द मेन आर ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड, बहुत सारा आपका एक्सपोजर भी बढ़ रहा है, हमारी थिंकिंग भी वाइडन हो रही है, लेकिन फिर भी जो रेप केसेस है वो कंटिन्यूसली रेज हो रहे हैं। देखो सबसे पहला तो क्या है ना कि ऐसा नहीं है अभी सडनली इंक्रीज हो गया है। द पॉइंट इज कि अगर इंक्रीज हो भी गया ना तो उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा था कि रिपोर्ट नहीं करना है, दुनिया क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सब में ना थोड़ा अभी द पीपल आर बिकमिंग ब्रेव, आई हैव टू से दे आर बिकमिंग ब्रेव, कि यहाँ पे उस स्टिग्मा को तोड़ के दे आर filing the FIR, they are going to the police, they are making a report out of it. So यहाँ पे और दूसरा है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस रेज हो गई है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, इट हैज़ एवर हैपेंड विद यू, तो आप पुलिस में जाके रिपोर्ट करिए, आप उस इंसान के अगेंस्ट जाके कंप्लेंट करिए। सेलिब्रिटीज भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेके जब आगे आए हैं तो समवेयर इट इनकरेज पीपल कि जब ऐसे लोगों के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। इफ दे कैन कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट, वी शुड ऑल्सो गो एंड टॉक अबाउट इट। पोस्को 2012 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 they led to higher reporting of the rape against the children also। हालांकि एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल्स जो है वो 16 से 18 साल बढ़ा दी गई है। लो कन्विक्शन रेट है यहाँ पे, इट इज ओनली 3% ऑफ द केसेस दैट आर बॉट बिफोर द कोर्ट एज पर द NCRB रिपोर्ट। सिर्फ 3% केसेस कोर्ट के सामने आए तो जस्टिस कैसे मिलेगा? एंड ऑन द मेन कॉज ऑफ द इज द लो रेट ऑफ द कन्विक्शन अंडर द एक्ट इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेन पावर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारा लैक्यूना है, उसको कवर अप करना है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेस की कमी है, मेन पावर इतना सही नहीं है, तो प्रोसेस इतना डिले हो जाता है कि लोग वैसे ही डरे हुए रहते हैं, और जो प्रोसेस इतना डिले रहता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। फेलियर ऑफ प्रीवियस एक्ट्स ऑल्सो, बनाई थी कि एक पूरी डेडलाइन, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं थी कि जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है उसको इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको जस्टिस प्रोवाइड करनी है क्या। ये कुछ रीजंस हैं। और फिर डिले इन जस्टिस हो गया हमारा। पॉलिटिशियंस एटीट्यूड ऑल्सो, अभी मैंने ये एक न्यूज़पेपर से लिया है, 2014 के अंदर एक पॉलिटिशियंस ने बोला था कि जो रेप है दे शुड नॉट लीड टू डेथ सेंटेंस बिकॉज बॉयज आर बॉयज एंड दे मेक मिस्टेक्स। नाउ यू कैन take the context out of this statement. I don't think I need to explain this statement. उसके बाद 2017 में Everyone Blames Me एक ह्यूमन राइट वॉच का रिपोर्ट आया था। उन्होंने बताया कि जो सर्वाइवर्स होते हैं क्रिमिनल के, पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं, वो पुलिस के पास जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि जब कोर्ट केस में जाएगा तो हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द पॉवर्टी। उसके बाद पुलिस को देने के लिए, कोर्ट में लड़ने के लिए, और फिर पैसे कहाँ से लेके आएंगे? और जो कमाने का टाइम है, जिस टाइम में जाके हमें अर्न करना चाहिए, वो भी उधर कोर्ट के चक्कर लगाने में चला जाएगा। सो दे आर नॉट इवन गोइंग टू द पुलिस, सो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रजिस्टर द पुलिस कंप्लेंट ऑल्सो, एंड दे ऑफ्टन सफर ह्यूमिलिएशन एट द पुलिस स्टेशन एंड हॉस्पिटल्स ऑल्सो। उनको डिग्रेडेड टेस्ट करे जाते हैं, उन पे कॉमेंट्स करे जाते हैं, उनको विक्टिमाइज करा जाता है कि दिस हैपन टू यू बिकॉज ऑफ यू ओनली। तो वुमेन क्यों नहीं सेफ फील करती हैं? अभी देर आर सो मेनी रीजंस। आप जब इसमें लिखोगे तो इसमें आपको 360 डिग्री सोचना है कि आप सोसाइटी का भी सोचोगे, आप इसमें लॉज भी लेके आओगे, आप इसमें स्कूल्स भी लाओगे, आप इसमें फैमिलीज भी लेके आओगे, थोड़ा इंटरनेशनल एग्जांपल्स दोगे, आप इसमें मीडिया लेके आओगे, बहुत सारे रीजंस आप लेके आओगे, तो आपको लगेगा कि देयर इज़ अ फ्लॉ इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन ह्यूमंस। तो अगर कोई वुमेन, इफ शी हैज़ गॉन
for under the sexual assault and if she persists in keeping with the justice system, तो उसको बहुत ही, एक तो पूरी सोसाइटी बहुत डिमोरलाइज करती है। और चलो मानो कि किसी तरीके से उसने और उसकी फैमिली ने सपोर्ट करा और उसको जाके पुलिस में कंप्लेंट कर भी दिया, तो भी it becomes a torture not just for the family, for the not just for her but for her family also। आसपास के रिलेटिव्स में भी they feel ashamed कि अरे ऐसा तो हो गया, उसके बाद तुमने पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दी है। तो she is left feel like उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है, फ्रेंडलेस हो जाती है, उसके फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, बिलीविंग किसके साथ रहेंगे तो हमारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नाउ दिस इज द थिंकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कि दिस इज व्हाई वी डोंट फील सेफ, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली पनिश the criminal, we punish the victim here। बहुत बार अभी जैसे मीडिया अगर किसी केस को उठा लेता है या फिर कोई एनजीओ या फिर किसी सिविल राइट या ह्यूमन राइट वाले ने किसी केस को उठा लिया है, उसे बार बार मीडिया में लाया है, तो एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर पे चलो जुडिशियल सिस्टम थोड़ा सा जल्दी काम करता है, लेकिन जो लो स्टेटस ऑफ वुमेन है, आप लो स्टेटस ऑफ द वुमेन में सिर्फ इकोनॉमी वाइज बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी की भी बात कर रही हूँ। उसके अलावा जो पुअर फैमिलीज होती हैं उनको शादी में दहेज देना पड़ता है। इट मेक्स द डॉटर अ बर्डन। सो इंडिया का फीमेल टू मेल पॉपुलेशन रेशियो, हमारा सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, उसके बाद भी हम हमेशा उनको प्रोटेक्टिव ही रखते हैं। हमने इफ़ यू रिमेंबर एक पहले क्वेश्चन करा था जेंडर इनइक्वालिटी का, तो उसको याद करो। एंड आई टोल्ड यू देयर वन लाइन की जो वुमेन है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसको घर से अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो क्यों नहीं जाने दिया जाता? बिकॉज नॉट जस्ट हर सेल्फ, उसकी फैमिली को भी नहीं लगता है कि शी इज सेफ आउट देयर। तो अंडरलाइंग इश्यूज इन चैलेंज क्या है? देखो, रूट लेवल पे काम करती है, रूट लेवल पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। बड़े लेवल पे लॉज बना दिए, वो तब तक काम नहीं करेंगे, उनमें हो सकता है फ्लो होगा, लेकिन जो भी फ्लॉड लॉज हैं वो भी काम नहीं करेगा जब तक रूट लेवल से उस पर काम करने के लिए प्रेशर नहीं आएगा। लोकल पॉलिटिकल पावर ले लो, इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्सुअल टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल, कास्ट एंड कम्युनिटी इक्वेशंस, और क्रिमिनल जस्टिस तो फेल हो ही रहा है। अभी हमने बात करी कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेन पावर में इश्यूज हैं। लॉ मेकर्स आर द लॉ ब्रेकर्स। पूरे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें अराउंड 30% ऑफ ऑल लेजिस्लेटर्स है वह क्रिमिनल बैकग्राउंड, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाते हैं। उसके अलावा लॉज देखो, most of the time women don't feel safe, neither कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर लो या फिर जो लॉज है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। 2012 में जब निर्भया का कांड हुआ था और उसके बाद जस्टिस JS वर्मा के कहने पे जो हमारी और उसके बाद में जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2012 पास करा गया, उसके बाद इंडियन पीनल कोड में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इन सब के अंदर अमेंडमेंट लाया गया। और पॉस्को के अंदर ये था कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी जो रेपिस्ट है उसको। दिस लीड टू द डेथ ऑफ द विक्टिम और रिड्यूस द सर्वाइवर टू ए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर अगर वो परसिस्टिव वेजिटेटिव स्टेट मतलब परमानेंटली कोमा में चला गया, वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, एंड एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ रेप मोर देन वंस, तो फिर उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इसको 2018 में फर्दर चेंज इंट्रोड्यूस करा गया कि डेथ एज द मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा इन द केस ऑफ एवरी गैंग रेप, जब विक्टिम की उम्र 12 साल से कम है, और लॉन्ग टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा अगर विक्टिम जो है वो 16 साल से छोटा है। तो मतलब लाइक आई कुड नेवर एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, बट गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव देखो और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन देखो, इनिशिएटिव देखो। फंडामेंटल राइट है हमारा कि सबको राइट ऑफ इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 है हमारा, आर्टिकल 15(1) और 15(3) दोनों है हमारे। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसमें 51(a) के अंदर ये बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो डिग्निटी ऑफ वुमेन को डेरोगेटरी करती है उसको प्रोहिबिट करा जाएगा। एंड रेप इज वन ऑफ दी मोस्ट डेरोगेटरी थिंग वन कैन डू विद अ वुमन। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में क्या है, 2-4 ये लॉज याद कर लो कि ये सारे लॉज बने हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बना हुआ है, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस है, एंड पोस्को बना हुआ है 2012 में जो स्पेशली माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, एंड दी सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस ऑल्सो।
2-4 लॉ याद कर लो, जब भी ये क्वेश्चन अगर GS2 के अंदर आता है तो आपको ये लॉज मेंशन करने हैं। क्या मेजर लेने की ज़रूरत है? अभी ये हम सबको पता है कि क्या मेजर लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी कमिटीज़ बैठी हैं इस पे, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए हैं। देर आर मेनी पीपल हु आर सजेस्टिंग द गवर्नमेंट कि दिस इज़ हाउ वी शुड अप्रोच दिस मेजर इशू। तो सबसे बड़ा यही होता है कि सबसे पहले हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, हमें उसको सुधारना है, हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ लेके आना है। एंड वी नीड टू अडॉप्ट अ लीगल रिफॉर्म फॉर सेक्सुअल वायलेंस केसेस बट मेजर गैप रिमेन इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। आप लेके आ जाओगे, लेकिन जो लोकल पुलिस थाना है जहाँ पे अदर फैक्टर्स काम करते हैं, जब तक वो लॉ उस लोकल पुलिस थाने के अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा सक्सेसफुली, तब तक जो मेजर नीडेड है वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। So it is the certainty and uniformity of the punishment rather than the nature of it which actually deter a offender from committing a criminal। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, क्या भी आपका सोशली, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कोई भी स्टेटस हो, इट डज नॉट मैटर, द लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन। डिटरेंस ऑफ द क्राइम एंड द विक्टिम्स एक्सेस टू जस्टिस, दोनों चीज़ें लॉ और सिस्टमेटिक चेंजेस के साथ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, चाहे मैन हो या चाहे वुमेन हो। दे रिफ्यूज टू बिलीव दैट द सेक्शुअल वायलेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम ईटिंग अवे एट इंडियाज वाइटल्स एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट वी रिकॉग्नाइज इट दैट द क्राइसिस लाई इन द प्रिसाइज मैनर इन विच द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिस्टम अनफोल्ड्स। इंडिया का जो ग्रोइंग रेप कल्चर है, इट कैन बी रिजर्व्ड एज एनहांसिंग द कन्विक्शंस रेट थ्रू रिफॉर्म्स इन द पॉलिसी इन द जुडिशियल सिस्टम। वहाँ पे हम जितना रिफॉर्म लेके आएंगे, जितना उसे एफिशिएंट बनाएंगे, जितना उसे फास्टर बनाएंगे और जितना उसे डिसिप्लिन बनाएंगे और इक्वल बनाएंगे फॉर एवरीवन, तो उतना ही ये ज़्यादा हमारा इसके केसेस और भी ज़्यादा कम होने के चांसेस रहेंगे। देयर इज़ अ नीड टू बी एन ओवरहॉल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम rather than emphasizing on the penalties। डेथ पेनल्टी फॉर रेप इन मर्डर इज ऑलरेडी है किताबों में, लेकिन ये भी सजेस्ट करा गया है कि इनको डेथ और रेप डेथ पेनल्टी देने से क्रिमिनल्स के जो रेट ऑफ क्राइम है वो एक्चुअली कम हुआ नहीं है। And we also need to train our police officers, our health personals to teach them, to train them, to retrain them कि जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं आप उसे वेरियस एस्पेक्ट्स पे देखो। जो इसके विक्टिम्स होते हैं उनको आप बहुत ही एम्पैथी के साथ उनको ट्रीट करो। विक्टिम का विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। द पर्सन हु इज ऑलरेडी सफरिंग, दे शुड नॉट सफर मोर बिकॉज द लॉ इज फेलिंग देम, द इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग देम, द सोसाइटी इज फेलिंग देम, देयर नियर बाय, देयर लव्ड वंस, देयर फैमिलीज, देयर फ्रेंड्स, दे आर फेलिंग देम। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड तो इसका यही होगा कि हमें हमारे जुडिशियल पुलिस रिफॉर्म्स, हमारा जो पूरा क्रिमिनल सिस्टम है उसके अंदर हमें स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जुडिशियल सिस्टम को हमें फास्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। अगर हम बात करेंगे सोसाइटी के हिसाब से, तो सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम राइट डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, जब तक हम राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो हमने एज अ नेशन जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो प्रॉमिस करा था ना कि एवरीवन विल हैव द इक्वल राइट्स एंड एवरीवन फील सेफ एंड सिक्योर नाउ इन देयर ओन कंट्री बिकॉज नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, सो वो अचीव नहीं होगा। और विक्टिम को विक्टिमाइजेशन करना तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट and we need to rise collectively on such occasions to create a safer India for not just our children, for our women। जस्टिस अरिजीत पासायत ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कोट। आप इसे कंक्लूजन में डाल सकते हो, आप इसे इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, अगर ऐसा रिलेटेड कभी कोई ऐसे आता है तो आप उसमें भी डाल सकते हो। इन्होंने बोला कि जो मर्डरर है ना, वो किसी भी विक्टिम की फिजिकल फ्रेम को डिस्ट्रॉय करता है, वो आपको मार देगा, काट देगा, ठीक है, वो फिजिकल फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नाउ यू आर डेड, आपका मर्डर हो गया है। लेकिन जो रेपिस्ट होता है वो उस फीमेल की सोल को डिग्रेड और डिफाइल कर देता है। ओके, दिस इज वर्स्ट देन ए मर्डर। ये दिस इज अ वेरी गुड कोट, यू कैन यूज दिस। सो हो गया हमारा आंसर। हम बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो हम इसमें कुछ लॉज मेंशन करेंगे, यहाँ पे हमारी जो शाखा गाइडलाइन है उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि क्या लेक्यूनाज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि अभी भी सेफर और सिक्योर नहीं फील हो रहा है, तो हम बताएंगे कि क्यों देयर इज अ राइज और क्यों द वुमेन डज नॉट फील सेफर।
उसके बाद हम लिखेंगे कि लॉज अलोन कैसे नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इस तरीके से लॉज फेल हो रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उन लॉज का पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग दी लोकल पुलिस थानाज। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स लिखेंगे एंड देन वी विल राइट कि क्यों, क्या दूसरे रीजंस हैं। सोसाइटी का रीज़न लिखेंगे हम, अपनी खुद की एजुकेशन का रीज़न लिखेंगे हम, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी का रीज़न लिखेंगे हम। इस तरीके से कुछ रीजंस लिखेंगे एंड देन विल एड्रेस, देन विल से कि ये सिर्फ लॉ की वजह से द प्रॉब्लम ऑफ रेप जो है ये रिजॉल्व नहीं होगी। देखो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन चांसेस हैं कि नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है कि आपको उसमें वर्ड रेप भी ना मिले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या फिर हाउ टू मेक इंडिया मोर सेफ एंड सिक्योर, अगर इस टॉपिक के पेरिफेरी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको इसी तरीके से बहुत ही सेंसिटिव होकर एक बैलेंस्ड अप्रोच के अंदर आंसर लिखना है। आज का कोट देख लेते हैं। यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वेरेवर लेडीज आर वर्शिप्ड देयर डांसेस गॉडेस। ऐसे के अंदर यूज़ करो इसको, और जीएस में यूज़ कर सकते हो उसको, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो इसको। दिस इज़ अ वेरी कोट विच कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आज आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझ आया होगा कि कैसे हमें सेंसिटिव क्वेश्चंस को हैंडल करना है। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी हैप्पी। जय हिंद।